मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले के जो भी वीडियो बनाए गए थे गणित में, कक्षा 12 के गणित में, वो सारणिक चैप्टर से संबंधित थे। क्योंकि सारणिक चैप्टर का कल जो वीडियो बनाया गया था या इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था, उसमें जो अंतिम प्रोसेस का जो सवाल था कि दिए गए रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, उसे बता दिया गया है। अब आज हम जो है गणित में नया चैप्टर पढ़ेंगे और उस नए चैप्टर का नाम क्या है हमारा? आव्यूह है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कि आव्यूह है क्या, ठीक ना। तो आव्यूह किसे कहते हैं? तो उसमें बताया गया है कि यदि अवयव हमें दिए गए हों, बहुत सारे अवयव यदि हमको दिए गए हों, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, और मान लीजिए कि ये आव्यूह हमको दिया गया है, या इतना ना करके थोड़ा इसको कम कर दें, ये अवयव हमको दिए गए हैं, ठीक। तो यदि दिए गए अवयवों को एक आयताकार सारणी में क्या करें? आयताकार सारणी, ये हमारी क्या है? एक आयताकार सारणी है, और इस आयताकार सारणी में जो भी हमारे अवयव हैं उनको यम पंक्तियों में, यम पंक्ति का मतलब होता है जैसे हमने लिखा 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये कौन सी है? तीसरी पंक्ति है। तो ये केवल 3 ही पंक्तियां हैं। लेकिन अगर परिभाषा में इसको हम कहना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। दूसरा हो जाएगा A21, A22, A23 डॉट 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 A2n। फिर ऐसे डॉट 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 जो लास्ट वाली पंक्ति होगी हमारी AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AM n, और ऑर्डर इसका हो जाएगा m क्रॉस n। ये हो जाएगा आव्यूह की परिभाषा। तो ये जो नीचे दिया गया है ये अवयव को माने गए हैं कि यदि हमारे पास बहुत सारे अवयव हमको दिए गए हों, उन अवयवों को हम क्या करें? यम पंक्ति और यन स्तंभों में आयताकार सारणी में यदि व्यवस्थित कर दें तो वही जो व्यवस्थित का क्रम होगा हमारा, उसी को हम क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यम पंक्तियां हमारी हैं और यन क्या है? स्तंभ है। तो यम क्रॉस यन जो होगा वो इस आव्यूह का आर्डर कहा जाएगा या कोट कही जाएगी। और यम क्रॉस यन के आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी आयताकार सारणी के अंदर हमने लिखा है उसमें पंक्तियों की संख्या हमारी यम है और स्तंभों की संख्या हमारी क्या है? यन है। तो ये तो हो गई आव्यूह की परिभाषा। फिर से अगर हम आव्यूह की परिभाषा समझना चाहें तो सीधे कहेंगे यदि दिए गए अवयवों को यम पंक्ति और यन स्तंभों में एक आयताकार सारणी में इस प्रकार से व्यवस्थित करें तो उस व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। अब बात आती है कि आव्यूह के अवयव किसे कहा जाता है। तो आव्यूह के अवयव की यदि बात आती है तो दिए गए आव्यूह के में जो कि आयताकार सारणी में व्यवस्थित है उसमें ये पहला अवयव हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा डॉट 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 ये अंतिम हो जाएगा। इसको हम व्यक्त कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे अवयव के नीचे यहाँ पे संख्या दिखाई दे रही है, लिखा गया है 1, 1। तो जो पहली संख्या होती है वो पंक्ति का निर्धारण करती है और जो दूसरी संख्या होती है वो स्तंभ का। अब पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है, इसको भी हम समझ सकते हैं। अगर हम बाएं तरफ से दाएं तरफ जाते हैं, बाएं से दाएं, तो ये हमारी पंक्ति को दर्शाता है। और तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी पहली पंक्ति हो गई, फिर उसके बाद ये देख रहे हैं दूसरी पंक्ति है, और ये हमारी क्या है? तीसरी पंक्ति है। तो बाएं से दाएं जब जाते हैं तो वो पंक्ति का निर्धारण करती है। तो कुल मिला के इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो 3 हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और यदि इसमें हम बात करें तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और फिर डॉट 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 ये जो लास्ट में है वो यमवी पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है वो? यमवी पंक्ति, जो सबसे लास्ट की पंक्ति हमारी है। अब स्तंभ की बात करें तो स्तंभ कैसे पहचानेंगे हम? तो स्तंभ के लिए ऊर्ध्वाधर लिया जाता है, ऊपर से नीचे। तो ये हमारा पहला स्तंभ है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा स्तंभ है। कितना स्तंभ है? 3, 1, 2, 3। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा
तीसरा स्तंभ है, और डॉट 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 ये कौन सा है, यनवा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है, यनवा। तो हम देख रहे हैं कि जो भी आगे हमारा दिया गया है उसमें यम पंक्ति है और यन क्या है, स्तंभ है। ठीक, अब ये तो पंक्ति हो गई, स्तंभ हो गया। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा अवयव इस अवयव में किस स्थान पे रखा गया है। तो पहचान कैसे की जाती है, अब अगर हमें इसकी पहचान करनी हो तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये जो अवयव A13 है ये दिए गए अवयव में पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। किसका है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। अगले में देखें, अगर हम इसकी पहचान करना चाहें कि इसका अवयव में स्थान क्या है, तो हम कहेंगे A22 का जो स्थान अवयव में है वो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। ठीक, तो अब इसकी पहचान जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक अवयव हम लिख रहे हैं A, तो अवयव A लिख रहे हैं, अवयव हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 8 7 6 5 2 9। आर्डर इसका हम लिख रहे हैं 3 क्रॉस 3। ये हमारा अवयव हो गया 3 क्रॉस 3 आर्डर का हो गया। ठीक, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो स्थान जैसे पूछा जाता है, क्योंकि स्थान की जानकारी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमें। तो ये दूसरे का स्थान अगर पूछा जाए कि जो संख्या 2 है वो अवयव के अंदर किस स्थान में रखी गई है, तो सीधे कहेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। 3 की बात अगर कही जाए तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ये अब ये पहली पंक्ति हमारी समाप्त हो गई। तो जब भी किसी भी संख्या या अवयव को बताएंगे हम तो सबसे पहले पंक्ति को दर्शाएंगे, उसके बाद स्तंभ को दर्शाएंगे। तो अगर 8 को बताना हो तो ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, 7 हमारा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, 6 ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ है, 5 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 9 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये हमारा हो गया कि अवयव के अंदर अगर अवयव लिखे गए हों तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो कुछ चीजें हमको जानना ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले अवयव की परिभाषा क्या है, उसके बाद अवयव के अंदर जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं उन्हें अवयव के अवयव कहे जाते हैं, और फिर उसके बाद बात आती है कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। तो क्षैतिज जो होती है वो पंक्ति दर्शाती है और ऊर्ध्वाधर जो होता है वो स्तंभ दर्शाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि कैसे पहचान करेंगे कि अवयव के अंदर जो अवयव है उनका स्थान क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति का निर्धारण करेंगे, उसके बाद फिर स्तंभ का निर्धारण करेंगे। तो ये दोनों चीजें बता देती हैं क्लियर कि अवयव में उस संख्या का स्थान कहाँ पर है। ठीक, अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे हम आते हैं कि अवयव के प्रकार। तो अवयव कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उसको देखेंगे कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं। अवयव के प्रकार, ठीक, तो अवयव के कितने प्रकार होते हैं, तो अवयव के कई प्रकार होते हैं और क्रम से हम उनका अध्ययन करेंगे। क्यों, क्योंकि अवयवों के सवालों को लगाने से पहले यदि उनके प्रकार के विषय में अगर सही से जानकारी हमें हो तो आगे की अवयव के जितने भी सवालों की समस्याएं होती हैं वो कुछ हद तक हम उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं कि अवयव के प्रकार में जो पहला प्रकार हमारा है वो स्तंभ अवयव है। ठीक, तो नाम से ही हम देख रहे हैं कि स्तंभ अवयव, तो एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम कोई अवयव यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे एक अवयव हमने A माना है। अब इस अवयव को हम दर्शा किससे रहे हैं, एक आयताकार हमने सारणी बनाई है, आयताकार सारणी के अंदर अवयव लिख रहे हैं, तो 2 3 4 5 ये। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पे अवयव लिया है उसमें केवल एक सिंगल स्तंभ है, केवल एक ही स्तंभ है और उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। तो अगर स्तंभ अवयव की परिभाषा पूछी जाए तो हम सीधे कहेंगे कि ऐसा अवयव हम ले लेते हैं जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक से ज्यादा स्तंभ ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव कहेंगे। अब अगर इसके आर्डर की बात हम यहाँ पे करें तो आर्डर या जिसे हम कोड कहते हैं तो कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे पंक्ति लिखते हैं। अब पंक्ति के लिए हमने बताया था कि बाएं से दाएं जाते हैं क्षैतिज, तो 1 2 3 4, तो पंक्ति कितनी है हमारी 4, और स्तंभ ऊपर से नीचे स्तंभ कितना है यहाँ पे 1 है। तो इसका जो हमारा आर्डर आएगा वो आ जाएगा 4
हम कह सकते हैं कि 4 क्रॉस 1 ऑर्डर का यह एक स्तंभ आव्यूह है जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, ऐसे ही दूसरा आव्यूह अगर लिखना चाहें तो दूसरा आव्यूह बी यहाँ पे लिख सकते हैं 2 5 6, इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारा कैसा आव्यूह है? स्तंभ आव्यूह है। क्यों स्तंभ आव्यूह है? क्योंकि इसमें भी कितने स्तंभ है? 1 स्तंभ है। अब इसके अगर ऑर्डर की बात कही जाए तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं। कैसे? पहले पंक्ति देखेंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो कितनी पंक्तियां हैं? 3। और क्रॉस फिर स्तंभ कितने हैं? ऊपर से नीचे तो 1 स्तंभ। कितना स्तंभ है? 1। तो हम देख रहे हैं 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का ये हमारा क्या है? दूसरा एक स्तंभ आव्यूह है। ठीक, तो अब स्तंभ आव्यूह हो गया। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रकार हमारा है पंक्ति आव्यूह है। जैसे स्तंभ आव्यूह की परिभाषा स्तंभ पर निर्भर करती है, ठीक उसी प्रकार से पंक्ति आव्यूह की जो डिफिनीशन या परिभाषा होती है वो पंक्ति पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो ये भी हम बता सकते हैं, ऐसा एक आव्यूह ले लेते हैं जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसमें एक पंक्ति यदि है तो ऐसे आव्यूह को क्या कहेंगे? हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ए बराबर अगर हम यहाँ पे कोई आव्यूह ले लेते हैं 5 8 9 7, तो हम देख रहे हैं कि इस दिए गए आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? 1, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे तो केवल एक ही पंक्ति हमें मिल रही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? पंक्ति आव्यूह। ऑर्डर इसका कैसे लिखा जाता है? तो ऑर्डर हम देखते हैं कि कितनी पंक्ति है। पहले तो हम देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 1। उसके बाद क्रॉस स्तंभ कितने हैं? तो हमने कहा था स्तंभ ऊपर से नीचे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 4। इसका मतलब कि दिया गया जो आव्यूह हमारा है उसमें एक पंक्ति है और कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का ये पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। ठीक ना। अब दूसरा अगर उदाहरण लेना चाहें तो बी बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बी क्या या सी भी मान सकते हैं। ऐसे करके मान लीजिए सी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या आप लिख देते हैं 6 9 15, तो हम देख रहे हैं इसमें भी कितनी पंक्तियां हमारी हैं? तो इसमें भी हमारी एक ही पंक्ति है। ठीक, और एक पंक्ति है इसलिए कैसा आव्यूह होगा? ये पंक्ति आव्यूह होगा। ठीक, अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक पंक्ति है तो 1 हो जाएगा। क्रॉस स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमारा क्या हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह। ठीक, अब हम तीसरे की बात अगर करते हैं तो तीसरा जो आव्यूह हमारा दिया गया है वो कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। ठीक, तो अगर वर्ग आव्यूह के विषय में आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल सीधे कह सकते हैं कि एक आव्यूह हम बनाते हैं, उस आव्यूह में यदि दो चीजें आपस में बराबर हो, बराबर क्या हो? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक, जबकि इसके पहले के जो एग्जाम्पल हमने दिए हैं इसमें हमने देखा है कि पंक्ति स्तंभ की संख्याएं बराबर नहीं है। जैसे इसकी बात अगर करें हम ये, तो इसमें पंक्ति कितनी है? 4, स्तंभ कितना है? 1, बराबर नहीं है। इसकी बात करें तो पंक्ति कितनी है? 3, स्तंभ कितना है? 1, ये भी बराबर नहीं है। इसकी बात करें पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ कितना है? 4, ये भी बराबर नहीं है। पंक्ति कितनी है? 1, स्तंभ कितना है? 3, ये भी बराबर नहीं है। ठीक, तो ये सब तो परिभाषित करते हैं, ये स्तंभ आव्यूह को परिभाषित कर रहा है, सही है। ये पंक्ति आव्यूह को परिभाषित कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन ये वर्ग आव्यूह को परिभाषित नहीं करेगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह की डिफिनीशन क्या होती है कि एक ऐसा आव्यूह लिया जाए जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लिखना चाहें, यहाँ पे मान लेते हैं एक आव्यूह हमारा ई है, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 4 5 6, तो ये हमारा एक वर्ग आव्यूह होगा। क्यों होगा? क्योंकि कितनी पंक्तियां हैं? 1 2, तो 2 पंक्तियां हैं। क्रॉस स्तंभ कितने हैं? 1 2, 2 स्तंभ हैं। तो हम देख रहे हैं पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या ये आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं तो हम सीधे कह सकते हैं कि दिया गया आव्यूह हमारा कैसा है? वर्ग आव्यूह है। और इस वर्ग आव्यूह का ऑर्डर हमारा क्या है? 2 क्रॉस 2 है। ठीक, इससे बड़ा अगर हम वर्ग आव्यूह लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। अब इससे बड़ा वर्ग आव्यूह अगर हम ले रहे हैं तो उसको किससे दर्शा रहे हैं? f से। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इसको तो 2 3 4 5 6 7
8 9 10 ये। अब इसमें अगर हम ऑर्डर की बात करें तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 क्रॉस। स्तंभ की बात करें तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो बहुत सिंपल होता है इसमें कि वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे। तो हम देख रहे हैं जब पंक्ति और स्तंभ की संख्याएं आपस में हम बराबर दिखा दें तो ऐसा जो आव्यूह हमारा होगा वो कैसा आव्यूह होगा, वर्ग आव्यूह होगा। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं कि अगला जो हमारा है वो विकर्ण आव्यूह है। ठीक, इससे पहले हमने 3 आव्यूहों की चर्चा की। पहला हमारा क्या था, स्तंभ आव्यूह, दूसरा था पंक्ति, तीसरा हमारा वर्ग आव्यूह। अब चौथे की बात अगर हम करें तो चौथा हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। ठीक, तो विकर्ण की पहले आव्यूह की परिभाषा हम समझ लेते हैं है क्या। ठीक, उसको हम लिख नहीं रहे, मौखिक हम बता दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा कि विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है कि यदि एक ऐसा आव्यूह लिया जाए जिस आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव हमारे शून्य हो जाए। सिंपल है कि कोई एक आव्यूह हम लेते हैं और उसमें विकर्ण को यदि हम छोड़ दें तो अन्य सभी अवयव हमारे क्या हम शून्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब बात आती है विकर्ण किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि बाएं हाथ के ऊपरी सिरे और दाएं हाथ के निचले सिरे थे, ये जो एक तिर्यक रेखा हमको प्राप्त होती है, इसी तिर्यक रेखा को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम विकर्ण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर एक एग्जांपल लेना चाहें हम, तो ये आयताकार हमारी सारणी है। अब यहाँ पे मुख्य विकर्ण की अगर हम बात करें या विकर्ण की बात करें तो मान लेते हैं 3 है, 4 है और ये क्या है, 5। ये हमारा विकर्ण हो गया 3 4 5। अब इस विकर्ण को छोड़कर जितने भी अवयव हम इसमें लिख सकते हैं और ऑर्डर इसका क्या है, 3 क्रॉस 3। और लिखना कैसे है कि 3 पंक्तियां हो और 3 क्या हो, स्तंभ हो। ठीक, तो ऐसा आव्यूह जो हमारा होगा वो कैसा कहा जाएगा, विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा। अब शेष को आप 0 कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं 3 पंक्तियां हमारी मिल गई और 3 क्या मिल गया, स्तंभ। और इसमें मेन चीज क्या है, विकर्ण। हमारा मेन चीज क्या है इसमें, विकर्ण। तो विकर्ण हमारा क्या है, ये है विकर्ण, ये 3 4 5। तो विकर्ण को छोड़कर अन्य सभी अवयव इसमें क्या है, शून्य है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये कैसा आव्यूह हमारा, विकर्ण आव्यूह है। कैसा आव्यूह है ये, विकर्ण आव्यूह है। क्यों, क्योंकि विकर्ण आव्यूह परिभाषा ही यही है कि मुख्य विकर्ण या विकर्ण को छोड़ के आव्यूह में अन्य सभी अवयव यदि 0 हैं तो उसे हम किस संज्ञा में रखेंगे, विकर्ण आव्यूह की संज्ञा में। ठीक, अब दूसरे आव्यूह के विषय में अगर जानना चाहें, दूसरा अगर एग्जांपल लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं हम। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 8, यहाँ पे कर दिया 9, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया। ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी विकर्ण हमारा क्या है, 8 और 9 है। और विकर्ण को छोड़ के अन्य अवयव हमारे क्या है, 0 हैं। तो कैसा आव्यूह हो जाएगा, ये विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। ठीक, अब आगे की बात हम करते हैं अदिश आव्यूह। इसकी बात कर रहे हैं अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह की परिभाषा हम विकर्ण आव्यूह के साथ ही समझ सकते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, बस एक चीज का अंतर है। अंतर वो क्या है कि इसमें जो हमारे विकर्ण दिए गए हैं अन्य सभी अवयव 0 हैं, इसमें भी वैसे ही होगा। बस अंतर क्या है कि इनके विकर्ण अलग अलग हैं और इसमें क्या कंडीशन, इनके विकर्ण समान रहेंगे। बस इसका मतलब कह सकते हैं कि विकर्ण आव्यूह ऐसा ले कि जिनमें विकर्ण सभी क्या, विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो, तो वो किस श्रेणी में चला जाएगा, अदिश आव्यूह की श्रेणी में चला जाएगा। ठीक, अब एग्जांपल पे अगर हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं E एक हमारा आव्यूह है। E अगर हम एक आव्यूह लेते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, 6 0 0 और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो एक अदिश आव्यूह है। ठीक, विकर्ण आव्यूह भी है ये, लेकिन विकर्ण आव्यूह के साथ साथ एक ऐसा आव्यूह है, अदिश आव्यूह है। क्यों, क्योंकि विकर्ण आव्यूह जिसका विकर्ण जो है कोई अवयव हो और उसको छोड़ के अन्य सभी अवयव क्या हो, 0 हो, तो विकर्ण है। लेकिन अगर उसके विकर्ण के अवयव समान हो तो वो विकर्ण के साथ साथ किसको परिभाषित कर देता है, अदिश आव्यूह को भी परिभाषित करता है। किसको करता है, अदिश आव्यूह को। हम देख रहे हैं विकर्ण हमारा समान है और अन्य सभी अवयव क्या है, 0 है, तो इसे हम कैसा आव्यूह कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। ऑर्डर क्या है इसका, 2 क्रॉस 2 है। अब आगे की बात अगर हम करें तो दूसरा आव्यूह हम ले लेते हैं F। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे
√2 शेष सभी अवयव हम क्या कर दे रहे हैं 0 0 0 0। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 3। तो हम देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है विकर्ण अवयव है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण को यदि छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी अवयव हमारे क्या है 0 है, तो विकर्ण अवयव है। लेकिन विकर्ण के अवयव क्या है आपस में बराबर है। ठीक, विकर्ण के अवयव आपस में क्या है बराबर है, इसलिए बराबर होने के कारण इस विकर्ण अवयव को कैसा अवयव कहेंगे अदिश अवयव कहेंगे। ठीक, ये हो गया हमारे अदिश अवयव की परिभाषा और उसकी पहचान। ठीक, अब बच्चों इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इसके और भी कितने प्रकार हैं और प्रकार को बताने के बाद फिर इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इसको आप याद कीजिएगा, समझिएगा और कोई भी समस्या अगर आप आती है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, जिसका निस्तारण हम उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।